सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। तो बेटा, जैसा कि आप इस सेशन की थंबनेल देख रहे होंगे कि यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वीएलएसआई, एम्बेडेड सिस्टम एंड रोबोटिक्स का कंपैरिजन। बहुत सारे बच्चे इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि सर वीएलएसआई, एम्बेडेड, इनमें डिफरेंस क्या है, करिकुलम में क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते होंगे। और सर रोबोटिक्स की बात करें, जो अभी गेट एग्जाम में अगर हम देखें तो रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन एक नई ब्रांच हमारी ऐड हुई है, बट इससे पहले भी रोबोटिक्स नाम की चीज तो थी, एग्जिस्ट करती थी। सर इनमें डिफरेंस क्या है, ऐसा क्या डिफरेंस है जो हमें देखने को नजर आता है फ्रॉम करिकुलम पॉइंट ऑफ व्यू। और सर हम करियर ग्रोथ के थ्रू बात करें कि अगर हम इसमें से किसी एक सेगमेंट में जाते हैं तो किसमें हमें करियर ग्रोथ ज्यादा मिलने वाली है, कौन कौन सी कंपनीज है जो इसमें हमें रिक्रूट करती हैं इस फील्ड के अंदर, और क्या क्या हमारी करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। यही सारी चीजें हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले जितने ही बच्चे इसको देख रहे हैं, सबसे पहले तो एक थम्स अप तो बनता ही है इस सेशन के लिए, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारी इनसाइड इंफॉर्मेशन मिलने वाली है अबाउट ऑल दीज थ्री ब्रांचेस, और वी कैन से ऑल थ्री कैटेगरीज ऑफ द टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड। वी कैन से इलेक्ट्रिकल फील्ड भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से भी बहुत ज्यादा ताल्लुक अब बीएलएसआई रखने लगी है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के भी काफी बच्चे अब बीएलएसआई फील्ड में जा रहे होते हैं। तो देखते हैं वन बाय वन। तो पहली बात करते हैं हम यहां पर कि अगर इनको हम कंपेयर करते हैं बीएलएसआई, एम्बेडेड और रोबोटिक्स की, तो बेसिक डिफरेंस क्या है। बीएलएसआई में क्या कर रहे हो बेसिकली। सर बीएलएसआई में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, सर बेसिकली हम बीएलएसआई में चिप की डिजाइनिंग कर रहे हैं। मान लो कोई भी आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, तो बीएलएसआई में क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा कि सर एक एनालॉग डिजाइन इंजीनियर होगा, एक डिजिटल डिजाइन इंजीनियर होगा, वो किसी चिप की एक डिजाइनिंग कर रहा होगा, और एक फैब्रिकेशन इंजीनियर होगा जो उसको फैब्रिकेट कर रहा होगा, और टेस्ट इंजीनियर होगा वो टेस्टिंग में इन्वॉल्व होगा, और वेरिफिकेशन वाले रोल वाले लोग भी होंगे। मतलब एट द एंड ये चिप से रिलेटेड फील्ड है, जहां पर हम चिप को डिजाइन कर रहे होते हैं। और चिप का मतलब आप जानते ही हैं, हर इक्विपमेंट में आज के डेट में एक इलेक्ट्रॉनिक्स चिप होती है, सेमीकंडक्टर आपकी चिप होती है, या किसी और सेमीकंडक्टर मटेरियल की चिप हो सकती है सिलिकॉन के अलावा। तो वो चिप्स जो हैं, वहीं पर आपका पूरा का पूरा सर्किटरी है, और वो सर्किटरी आपको एक पर्टिकुलर फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है जिसके थ्रू आपके डिवाइसेस काम कर रहे हैं। तो बीएलएसआई में आप जाते हो तो ये इंटरेस्ट आपको देखने को मिलता है, आप चिप डिजाइनिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। जब लेकिन आप एम्बेडेड में जाते हो तो आप किसी प्रोडक्ट को प्रोग्राम कर रहे होते हो। जैसे मान लो आपके माइक्रो कंट्रोलर हैं, ठीक है, छोटी छोटी कोई भी मशीन्स हैं, आप उनको प्रोग्राम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप वॉच की बात कर रहे हैं, घड़ी की फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी घड़ी चल रही है और आपको पता है कि हर सेकंड में सेकंड का कांटा मूव कर रहा है, हर मिनट में मिनट का कांटा मूव कर रहा है, हर आवर्स पर आवर्स का कांटा मूव कर रहा है। स्लोली स्लोली भी मूव कर ही रहे हैं वो, लेकिन इतने टाइम के बाद जरूर वो 100% मूव करते हुए दिखते हैं। तो इसकी भी तो एक प्रोग्रामिंग की गई है ना। वो प्रोग्रामिंग क्या है, किसी सिस्टम को ये बताना कि आपको कब अपने आप को चेंज करना है, कब आप में किस तरीके से चेंज देखने को मिलेंगे। ये एम्बेडेड में हम यही कर रहे होते हैं। तो एम्बेडेड का मतलब है प्रोग्रामिंग करना, किसी को इंस्ट्रक्शन देना, मशीन को यह बताना कि आपको इस तरीके से काम करना है। या दो मान लो आपके कोई मशीन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मशीन में बोल रहा हूं सिंपल भाषा के लिए जिससे आपको समझ में आए, उनको हमें आपस में कनेक्ट करना है, कम्युनिकेट कराना है। उस कम्युनिकेशन के तरीके जो है हमारे, वो क्या है, एम्बेडेड, राइट। तो एम्बेडेड में हम इस टाइप की चीजें पढ़ रहे होते हैं। फिर चलते हैं सर रोबोटिक्स। रोबोटिक्स में क्या चल रहा होगा। रोबोटिक्स का मतलब है, थोड़ा आसान भाषा में देखें तो कुछ इंटेलिजेंट मशीन बनाना। अब छोटी मोटी मशीन नहीं, थोड़ी इंटेलिजेंट मशीन, बिल्ड इंटेलिजेंट मशीन। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे हम जितना कई बार आप देखते होंगे ऑनलाइन न्यूज वगैरह में कि हम देख रहे हैं कि कुछ रेस्टोरेंट्स में मतलब रोबोट्स जो हैं वो फूड सर्व कर रहे हैं। तो आपने एक रोबोट बनाया, उस रोबोट को आपने इस तरीके से ट्रेन किया, प्रोग्राम किया, और उसमें पूरा मटेरियल भी यूज किया आपने, उसकी कंट्रोल इंजीनियरिंग लगाई आपने कि सच दैट वो बिल्कुल अपना बैलेंस बना के रखे। उसको मैकेनिकल बैलेंस भी प्रोवाइड कराया आपने, इलेक्ट्रॉनिकली बैलेंस सब प्रोवाइड किया, जैसे इलेक्ट्रॉनिकली वो क्या नहीं करे, सिस्टम आपका कुछ वाइब्रेशन ना करे, ऑसिलेट ना करे, या बोले अनस्टेबल ना हो जाए, जिससे वजह से वो प्रॉपरली वही फंक्शन करे जिसके लिए उसको ट्रेन किया गया, प्रोग्राम किया गया, और उसने जाके अपना अपना भोजन या आप बोले फूड सर्व कर दिया ऑन द टेबल ऑफ द गेस्ट। अब ये जो मैंने एग्जांपल लिया, तो इसमें क्या दिख रहा है, आप इसमें क्या काम कर रहे हो, उस रोबोट को इस वे में आप ट्रेन कर रहे हो। तो इसका मतलब रोबोटिक्स में एक तरीके से अगर देखा जाए तो रोबोटिक्स जो ब्रांच होगी वो कहीं ना कहीं एक अलग ब्रांच हो, लेकिन फाइनली डिपेंडेंट कौन किस पर है, इन दोनों पर डिपेंडेंट है। क्योंकि आप उसमें डिजाइन ऑफ चिप, मतलब चिप की जरूरत पड़ रही है,
नो डाउट अगर आप रोबोटिक्स में पढ़ रहे हैं तो ओब्वियसली चिप आप डिजाइन नहीं करोगे, लेकिन आप डिपेंड कर रहे हो किस पर? चिप इंजीनियर पर। मतलब यहां से एक बात मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को कि वीएलएसआई वो ब्रांच है जिसका स्कोप कभी कम नहीं होने वाला, कभी कम नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? हाँ, उसका रूप बदल सकता है, जैसे आप कई बार बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। सर हो सकता है इंजीनियर की जगह कोई है ना इंटेलिजेंट मशीन या सॉफ्टवेयर काम कर रहा हो, हमारा डिजाइन कर रहा हो, कम कर रहा होगा, कुछ एम्प्लॉय कम हो सकते हैं, बट फिर भी 100 की जगह 90 हो सकते हैं, उस 90 लोगों की जरूरत जरूर होगी। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? बट वीएलएसआई इन तीनों में से प्रोमिनेंट क्यों होगी मेरे हिसाब से? क्योंकि एट द एंड अगर आप रोबोटिक्स में भी जाते हैं, रोबोट भी बनाना है, तो उसको जरूरत है किसकी? चिप की जरूरत जरूर है। जैसे फॉर एग्जांपल बोलूं कि कोई बोले कि क्या मटेरियल के बिना दुनिया चल सकती है? नहीं, बिना मटेरियल के दुनिया नहीं चल सकती। ऐसे ही रोबोट्स के लिए जो बेसिक मटेरियल है हमारा, वो एक तरीके से क्या है? चिप। बिना चिप के आप कैसे उसकी फंक्शनिंग प्रोवाइड करेंगे? आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी एसी बिना चिप की हो? नहीं कर सकते इमेजिन। तो इंटीग्रेट सर्किट की तो नीड है आपको कॉम्पैक्ट करने के लिए किसी भी सिस्टम को, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को, तो ऑब्वियसली ये सबसे प्रोमिनेंट है। बाकी ये इमर्जिंग है आपकी, तो ऑब्वियसली इमर्जिंग होने की वजह से आपको एक ल्यूक्रेटिव बहुत अच्छा पैकेज मिल सकता है, और उस पैकेज के थ्रू आपको लग सकता है ऑब्वियसली कि आपने बहुत अच्छा करियर में आपने ग्रोथ पा लिया। दैट इज वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि इसमें बहुत सारे लीजेंड ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग काम करने वाले नॉलेजेबल पीपल ऑलरेडी हैं। लेकिन इमर्जिंग में हमेशा क्या होता है? इमर्जिंग जो भी आपकी ब्रांचेस होती है, जैसे मान लो रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, आप एमटेक करने जाएंगे, हाई स्टडीज करने जाएंगे, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ कैंडिडेट इनिशियली कम होंगे, तो ऑब्वियसली उसका फायदा मिलता है, राइट? तो ये मैंने एक बेसिक आइडिया दिया। अब बीएलएसआई में कौन कौन सी स्किल्स आप पढ़ते हैं, मान लो मैं करिकुलम की बात करूं तो व्हाट स्किल्स डू यू नीड, तो कोर स्किल की बात करूं, और फिर पॉपुलर कैरियर ट्रैक की मैं बात करूंगा। तो कोर स्किल में आ जाता है जैसे कि आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, आनी चाहिए नो डाउट। इसके साथ मुझे लिखना चाहिए सीमॉस फंडामेंटल, तो मतलब वो ईडीसी हो गया, सीमॉस का फंडामेंटल, ईडीसी और एनालॉग, ठीक है। सो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ईडीसी एनालॉग मतलब सीमॉस फंडामेंटल, क्योंकि सीमॉस समझना तो आपको मॉसफेट पता होना चाहिए, एनमॉस, पीमॉस, ईडीसी पता होना चाहिए, उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और उसकी एनालॉग सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू पता होना चाहिए। वेरीलॉग या सिस्टम वेरीलॉग ये आपको आना चाहिए। आरटीएल डिजाइन ये आप सीखते हैं, स्किल्स मतलब आना चाहिए नहीं बोल रहा मैं, मतलब ये वीएलएसआई में जाके आप जब एमटेक कर रहे होते हैं तब आप ये चीजें सीख रहे होते हैं। फंक्शनल वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन आप सीख रहे होते हैं कि कैसे वेरीफाई करें आप अपने डिजाइन को। टाइमिंग एनालिसिस, फिजिकल डिजाइन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन ऑटोमेशन, तो कुछ टूल्स होते हैं आपके ईडीए टूल्स, वो टूल्स आप सीख रहे होते हैं, है ना। तो जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके थ्रू आप मान लो डिवाइस को डिजाइन कर रहे हो, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन टूल। पॉपुलर कैरियर ट्रैक्स क्या क्या है, मतलब आप क्या क्या बन सकते हो, क्या क्या रोल हो सकते हैं। आप आरटीएल डिजाइन कर रहे हो, उसका इंजीनियर आरटीएल डिजाइन इंजीनियर, वेरिफिकेशन इंजीनियर, या फिजिकल डिजाइन इंजीनियर, या एनालॉग या डीएफटी इंजीनियर। डीएफटी मतलब डिजाइन फॉर टेस्टेबिलिटी, ओके ओके। सो ये आपके ये जो वीएलएसआई है वो ईसी, डबल ई और इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड जितनी भी ब्रांच है, उस सारे के सारे कैंडिडेट इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही बेहतरीन आपकी ये करियर के लिए बहुत ही अच्छी फील्ड है, जहां पर अच्छा ग्रोथ भी मिलता है आपको, अच्छा मतलब मैं बोलूं पैकेज, और साथ में ग्रोथ भी अच्छा मिल रहा होता है, नो डाउट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एम्बेडेड। एम्बेडेड में आपकी कौन कौन सी स्किल की जरूरत होगी? ऑब्वियसली लैंग्वेज, क्योंकि मैंने बोला कि प्रोग्राम करना है आपको किसी भी डिवाइस को, तो प्रोग्राम करना है तो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, बेसिक लैंग्वेज सी और सी प्लस प्लस। माइक्रो कंट्रोलर्स का अच्छा आइडिया होना चाहिए आपको। नेक्स्ट एआरएम आर्किटेक्चर पता होना चाहिए। एम्बेडेड सी आपकी जो है वो आपको आनी चाहिए, है ना। आरटीओस आपको आना चाहिए, मतलब ये आना चाहिए जो सब मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि इस फील्ड में जाने से पहले आपको आना चाहिए, मतलब इस फील्ड में आप ये सीख रहे होते हैं। फिर एम्बेडेड लाइनक्स सीख रहे होते हैं आप, है ना। यूएआरटी, एसपीआई, है ना, सीएएन ये आप सीख रहे होते हैं, और हार्डवेयर डिबगिंग आप सीख रहे होते हैं। ये सारी चीजों पे आप काम कर रहे होते हैं। इनमें से कई चीजों के आपने नाम सुने होंगे, कुछ के नहीं सुने होंगे, डेफिनेटली आप जानेंगे। इमर्जिंग एड्स ऑन क्या होते हैं यहां पर, जैसे कि आप इसी फील्ड में इमर्जिंग और बात करें अपन कि ये तो बेसिक स्किल्स हो गई, लेकिन इमर्जिंग क्या है इसी की सब आप देखें तो ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आपकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है आपकी, जैसे कि आपकी कार है, ऑटोमेटिक कार्स वगैरह, तो वहां पर क्या हो रहा है? एम्बेडेड का यूज हो रहा है आपका। आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसमें भी आपका क्या यूज हो रहा है? एम्बेडेड का यूज हो रहा है।
एज एआई जो आपकी फील्ड है उसमें भी आपका क्या यूज हो रहा है, एम्बेडेड। अब इसमें देखो कौन कौन लोग जा पाते हैं एम्बेडेड में, कौन लोग करियर बना सकते हैं। ईसी डबल ई तो बना ही सकते हैं जो आपको लग रहा होगा क्योंकि आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बेटा कंप्यूटर साइंस वाले भी आपके इसमें जनरली एंटर करते हैं फॉर सॉफ्टवेयर रोल के लिए, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वर्क के लिए, एंड फाइनली उनके लिए भी ये अच्छी फील्ड होती है जहां पर वो अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, ओके। रोबोटिक्स की बात करें, स्किल कौन कौन सी नीडेड है रोबोटिक्स में, मल्टी डोमेन स्किल्स स्टैक जिसकी हम बात करने वाले हैं। जैसे कि रोबोटिक्स में जाए तो ओबियसली देखो रोबोट को समझने के लिए, चीजों को समझने के लिए एक सिस्टम है, तो सिस्टम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज कंट्रोल सिस्टम। आपको पता होना चाहिए स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी, हायर ऑर्डर सिस्टम। सो यू नीड टू नो अबाउट द सिस्टम, यू नीड टू नो कि उसको कैसे हम और ज्यादा स्टेबलाइज कर सकते हैं, कैसे परफेक्ट बना सकते हैं। सो कंट्रोल सिस्टम, सी प्लस प्लस पाइथन लैंग्वेजेस आपको पता होनी चाहिए ओबियसली। ठीक है, कंप्यूटर विजन ये आपको आता हो, सेंसर्स प्लस लिडार। ठीक है, इधर आ जाता है मोटर्स एंड एक्चुएटर्स। अब ओबियसली आप रोबोटिक्स में है तो उसमें मोटर्स वगैरह का यूज कर रहे हैं, एक्चुएटर्स का आप यूज कर रहे हैं। और ओबियसली अब आप हायर लेवल पर जा रहे हैं तो एआई एमएल फॉर एडवांस रोबोटिक्स, क्योंकि आपको अगर एआई एमएल आता है तो एआई एमएल मतलब आता है या सीखते हैं वहां पर, तो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं कि एआई एमएल के थ्रू आपने उसको रोबोट्स को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना दिया। बिकॉज ऑफ दैट वो बहुत ज्यादा रेडी हो गया फॉर एडवांस लेवल चीजें। जैसे मान लो आप कम्युनिकेट कर रहा है कोई रोबोट आपसे फॉर एग्जाम्पल, और वो कम्युनिकेट कर रहा है तो एआई एमएल के थ्रू उसके अंदर वो डेटा आपने पहुंचवा दिया कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह काम कर रहा है, तो वहां पर वो डेफिनेटली क्या कर पाएगा, आपके क्रॉस क्वेश्चंस का भी आंसर कर पाएगा। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, तो एआई एमएल जो है आपका वो भी यूज कर सकते हैं। अब यहां पर बिग एडवांटेज क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का रोल है, यहां पर कोडिंग का रोल है इसमें, और कंट्रोल इंजीनियरिंग का रोल है। अब इससे क्या होता है कि अगर आप इस फील्ड में हैं तो आपको बहुत सारी मल्टीपल डायमेंशंस की नॉलेज हो जाती है, और मल्टीपल डायमेंशन की नॉलेज हमेशा डेफिनेटली बेनिफिशियल होती है। तो ये आपकी तीनों ब्रांच थी जिसके बारे में मैंने बताया। अब बात करते हैं सर इन तीनों ब्रांच में रिक्रूट कौन करता है, हायर कौन करता है। अगर हम इन तीनों ब्रांच में कुछ अच्छी नॉलेज रखते हैं तो वीएलएसआई और सेमीकंडक्टर की बात करूं मैं, वीएलएसआई से रिलेटेड ब्रांचेस जो हैं आपकी, जैसे सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, इनसे बात करूं मैं तो एनवीडिया है आपका, क्वालकॉम है, एएमडी है, इंटेल है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट है, माइक्रोन है, सिनॉप्सिस है, कैडेंस है, ये आपको करती हैं। एम्बेडेड और ऑटोमोटिव में जाए अपन, एम्बेडेड का मतलब सीधा समझ लो जो भी आप ऑटोमेटिव काम कराना चाह रहे हैं उसकी फील्ड की बात करें तो बॉश है आपकी, है ना, एनएक्सपी है आपकी, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है आपकी, केपीआईटी है। ठीक है, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में जाए अपन तो आपकी ये एबीबी है, सीमेन है आपकी, हनीवेल है आपकी, एलएनटी है आपकी। ये सारी जो कंपनीज हैं वो रिक्रूट करती हैं। ओबियसली एट द एंड मेरा क्या कहना है कि वीएलएसआई वाले जितने भी बच्चे हैं उनको ये ध्यान रखना है कि आपकी ब्रांच सबसे ऊपर इसलिए क्योंकि आपकी सबसे ज्यादा बेसिक है। बेसिक मतलब सबसे ज्यादा नीड, जिसको ऐसा समझे जैसे मान लो कोई कंट्री है ना, जो सारे के सारे मटेरियल लेके बैठी हुई है। अब दुनिया की कोई भी कंट्री है वो कुछ भी कर ले, मटेरियल के तो उस पर डिपेंड रहेगी ना। सेम में वीएलएसआई भी ऐसे ही है कि रोबोटिक्स में आप बहुत बढ़िया जो भी है ठीक है, आप करियर ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बोलें कि रोबोटिक्स की वजह से क्या वीएलएसआई खत्म हो सकती है क्या, अरे कैसे हो जाएगी भाई। वो वीएलएसआई का मतलब ये है कि बिना वीएलएसआई के रोबोटिक्स में कैसे काम करोगे भाई, चिप तो चाहिए ना भाई। तो इसका मतलब क्या है, चिप डिजाइनिंग और वीएलएसआई इंजीनियर, इनकी हमेशा डिमांड रहने वाली है। क्लियर है बात, और इनकी डिमांड तो ओबियसली आ रही है। बिल्कुल, आप रोबोटिक्स और ऑटोमेशन डालने का रीजन ये है गेट एग्जाम में, बिकॉज इंडिया नीड्स मोर इंजीनियर दिस फील्ड। अब बात करते हैं कि वीएलएसआई में इतना बूम क्या रहता है, व्हाई वीएलएसआई कुड बूम इन इंडिया। क्योंकि आपको पता है कि आप इंडियन गवर्नमेंट के जो भी इनिशिएटिव देख रहे हैं, दैट इज इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जिसको मैं पर्टिकुलरली बहुत मतलब पसंद करता हूं कि ये बहुत बढ़िया स्टेप है। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। हमारा इंडिया पीछे जरूर रह गया सेमीकंडक्टर में, नो डाउट। जो चीज 1980-90 के दशक में प्रॉपर वे में सेफ ले लेनी चाहिए थी वो इतनी लेट हो गई। ओबियसली उस टाइम पर हमारी और भी प्रायोरिटीज थी हमारी कंट्री की, लेकिन आज हम आए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो देखो क्या क्या चीजें हैं। सेमीकॉन 2.0 अप्रूव्ड हो चुका है, 12 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अप्रूव हो गई हैं, अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट 1.64 लाख प्लस करोड़ है। और इसमें मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ये केवल किताबी चीजें हैं और लिखी हुई चीजें नहीं है, ये होंगी क्योंकि अब ये नीड है। देखो जब भी कोई चीज है ना नीड बन जाती है ना, उसमें कोई भी दुनिया का कोई भी कंट्री हो ना उसको वो चीज करनी ही पड़ती है। अब इंडिया को अगर अपना आगे का फ्यूचर देखना है ना तो इसमें वो करना ही पड़ेगा मजबूरी, और इसमें कोई घपला घोटाला नहीं किया जा सकता क्योंकि ये नीड है भाई साहब, जरूरत है।
और इसको करना ही पड़ेगा। और जब ऐसी चीज होती है ना तो उसको सफल होना निश्चित है। जैसे कि ISRO, जब आप ISRO के फाउंडेशन की बात करते हैं, उस टाइम पर हमें नीड थी स्पेस में जाने की, स्पेस टेक्नोलॉजी में हमें नीड थी, तो नीड थी तो वो हुआ और होके रहेगा। सेम वे में ये, तो इसके बारे में अगर कोई बोले कि अरे ये तो कागजी चीजें हो पाएंगी कि नहीं, होंगी भाई साहब, और अंडर प्रोग्रेस हैं। तो बहुत सारी चीजें आपकी रन होके तैयार हो चुकी हैं और आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट फुली मैन्युफैक्चर्ड इंडियन चिप भी आपकी डिजाइन हो चुकी है। आप न्यूज आर्टिकल्स वगैरह में देखें आप, और सामने वो प्रूफ के साथ है। सो 12 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट कितना है 1.64 लाख करोड़। 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन प्रोजेक्ट सपोर्टेड, फैब्रिकेशन, फैब प्लस ओसेट, ATMP, ठीक है। ये सारी की सारी आप देखें कंपाउंड सेमीकंडक्टर एक्सपेंडिंग, कंपाउंड सेमीकंडक्टर मतलब सिलिकॉन के अलावा आप और कंपाउंड पर जाएं, गैलियम नाइट्राइड, और भी जो टेक्नोलॉजी है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, उन पर जाने के लिए वो भी बातें चल रही हैं, अप्रूविंग हो रही है, सो दैट हम केवल सिलिकॉन नहीं, आगे चल के जो भी टेक्नोलॉजी हो सकती है सेमीकंडक्टर में जो लीड कर सकती है या फ्रंट लाइन में आ सकती है, उसके लिए भी हम तैयार हैं भाई। ठीक है सर, अच्छी बात है। अब बात करते हैं वाई एम्बेडेड प्लस रोबोटिक्स विल ऑल्सो ग्रो। ओबियस है, सीधी बात सोचो, ऑटोमेटिक कार है, अब ऑटोमेटिक कार है, रोबोटिक्स है आपकी, है ना, वॉरफेयर है, क्योंकि हमें भाई वॉर के लिए भी तैयार होना है। हम इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं, वर्ल्ड को छोड़ो, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो इसको सुन रहे हैं उसमें 10 में से 8 इंडिया में ही रहने वाले हैं और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनना चाहते हैं। बहुत कम होंगे जो इंडिया से बाहर जाएंगे। तो इंडिया से बाहर जो जा रहे होंगे डेफिनेटली बाहर भी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन इंडिया की बात करें तो क्यों, मान लो मॉडर्न वॉरफेयर की बात करें तो कहीं ना कहीं रोबोटिक्स में जाना पड़ेगा आपको, ड्रोन्स की बात करनी पड़ेगी, और ड्रोन्स की बात करनी पड़ेगी तो अगेन चिप, अगेन आपको ऑटोमेशन करना है, अगेन एम्बेडेड पे जाना पड़ेगा, रोबोटिक्स पे जाना पड़ेगा। सो मीनिंग इज दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल है एंड ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो डेफिनेटली आपको किस पे जाना पड़ेगा, एम्बेडेड एंड रोबोटिक्स पर। स्मार्ट फैक्ट्रीज, ठीक है, आपकी ड्रोन्स की बात करें हम, वॉरफेयर ऑटोमेशन की बात करें, वॉरफेयर को भी ऑटोमेशन करना है भाई, कब तक ह्यूमन, दूसरा कंट्री अगर आगे बढ़ रहा है तो हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ह्यूमन के सामने ह्यूमन हो और मशीन के सामने तो मशीन होनी चाहिए ना भाई, ऐसे थोड़ी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट मेडिकल डिवाइसेस, हाँ मेडिकल डिवाइसेस में भी है, हाँ मेडिकल डिवाइसेस में हार्ट में भी आप देखते हैं किसी को प्रॉब्लम है तो वहां पर भी आपका हम चिप का काम कर रहे हैं, चिप को भी हमें प्रोग्राम करना है भैया, वहां पर भी हमें और भी चीजें देखनी है ना। छोटे छोटे रोबोटिक्स की बात करें तो रोबोटिक्स केवल ये बड़े लेवल पर रोबोटिक्स नहीं, नैनो रोबोटिक्स की बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम डिफेंस सिस्टम्स की। डिफेंस सिस्टम हमारा पूरा का पूरा रोबोटिक्स पर डिपेंड और ड्रोन्स टेक्नोलॉजी पर और ऑटोमेशन पे जाना चाहिए, तो ऑब्वियसली वो नीड है हमारी। ऑटोनॉमस मशीन्स, तो ऑब्वियसली इतने सारे मैंने एग्जांपल दिए, तो यहां से हमें सेंस समझ में आ रहा है, कंक्लूजन में देखें अपन तो हमें ऑटोमैटिक चीजों पे जाना है। वॉरफेयर के लिए अगर प्रिपेयर्ड होना है तो ड्रोन्स, और भी छोटे छोटे और भी जो इक्विपमेंट बन सकते हैं इस तरीके ड्रोन जैसे हो, है ना, या ऑटोमेटिक मशीन्स बन सकें जो अपने आप काम कर सकें, इन सब के लिए अगर काम करना है तो ऑब्वियसली ये ब्रांच और इससे रिलेटेड इंजीनियर्स की नीड होगी, ऑब्वियसली तो डिमांड होगी डेफिनेटली। ओके, सो ये सब बातें हमने की, इससे आपको एक चीज समझ में आ गई कि आपकी ये तीनों ब्रांच जिनकी मैंने बात की, तीनों की इक्वल डिमांड है, अच्छी खासी कंपनीज हैं जो आपको रिक्रूट करती हैं, बट VLSI इज एवरग्रीन, नो डाउट वी कैन से। ओके, तो वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट एनी हेजिटेशन जस्ट यू कैन गो फॉर फर्स्ट प्रायोरिटी एज अ VLSI, नो डाउट, बिकॉज एट प्रेजेंट वही सबसे आगे है। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर अपने टेलीग्राम चैनल की, तो बेटा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है कामेश सर PW, या इसको डायरेक्टली स्कैन करोगे तो मेरे टेलीग्राम ऑफिशियल ग्रुप पर आप पहुंच जाओगे। उस पर जुड़ना क्यों जरूरत है, क्योंकि उस पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं बेटा, बहुत सारे बच्चे डाउट डिस्कस कर रहे होते हैं, वहां पर डाउट का रिप्लाई करता हूं, तो ऑब्वियसली आपके कमेंट, आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन या PDF भी हम डालते हैं। ये गेट वाला का मेन चैनल है, ये गेट वाला का EC इलेक्ट्रिकल का चैनल है, इनको क्लिक करेंगे तो EC इलेक्ट्रिकल के चैनल पर पहुंच जाएंगे, इसको आप स्कैन करेंगे तो गेट वाला के मेन चैनल पर पहुंच जाएंगे। और ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच, सिविल, मैकेनिकल, EC इलेक्ट्रिकल, सारे ब्रांच के आपके अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप डले हुए हैं, जिस भी बच्चे को वहां पर ज्वाइन करना है तो वो वहां पर ज्वाइन कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे टेलीग्राम ग्रुप्स थे और ये हमारा आज का इस सेशन में डिस्कशन था। तो आई होप कि आप लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, और आपको अगर ये पसंद आया है तो डेफिनेटली इस सेशन को देखने के बाद थम्स अप बनता है, और आप अपने व्यूज भी रख सकते हैं कि कोई भी आपकी क्वेरीज है, कोई भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं, और साथ में टेलीग्राम पर आके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन सम नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा चाहूंगा, थैंक यू वेरी मच।
जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।